Today we will be seeing the basics of test of hypothesis. There are some basic terms which you need to know before doing hypothesis testing examples. First of all, let us understand what do we mean by hypothesis testing. It is a statistical tool that is used to identify if the results of an experiment are meaningful or not. To make statistical inferences about the population data. Now, let me just elaborate this. I'm having a population and I want to determine any characteristic or nature of that population. I just want to determine any characteristic or nature of that population. Now, this feature, or I say any characteristic or nature of the population data, is completely unknown to me. In order to determine the nature of the population or that particular feature in which I am interested, I'll take some sample from the population. I'll take some sample to determine the feature of the population. मतलब मेरी population के बारे में मुझे कुछ जानना है. Like I have a question in my mind regarding my population. तो उसके बारे में जो भी मुझे जानना होगा उसके लिए पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक बड़ी अमाउंट की पॉपुलेशन है, लाइक आई हैव n साइज पॉपुलेशन, उसमें से मैं एक सैंपल लूँगी. सैंपल जिसकी साइज ऑफ कोर्स मेरे पॉपुलेशन साइज से कम होगी. अभी ये सैंपल मैं क्यों लूँगी? टू कैरी आउट टेस्ट ऑन इट. ये टेस्ट हम क्यों कैरी आउट करेंगे? क्योंकि मुझे जानना है मेरी पॉपुलेशन के नेचर के बारे में या किसी फीचर के बारे में जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ. अभी उस फीचर को जानने के लिए फर्स्ट थिंग विल डू इज विल मेक सम अजम्पशंस. वाई विल मेक अजम्पशंस? बिकॉज मुझे कुछ भी पता नहीं है उस फीचर के बारे में. तो आई विल जस्ट मेक एन अजम्पशन कि मैं जो मान के चल रही हूँ दैट इज ट्रू. So that we call it as statistical hypothesis, जिसमें मैं ये मानती हूँ that my assumption is true. तो you will have a question कि हम लोग ये टेस्टिंग करते ही क्यों है if I am saying that my assumption is true. But actually it is an assumption that whatever feature I am examining that is true. ये हम मान रहे हैं, बट एक्चुअली में मुझे नहीं पता है कि वो सही है या गलत है. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. वी आर फाइंडिंग actually whether whatever assumption that I have made is correct or not, that is, it is true or false. Here I have taken this example which says that the average height of students of a college is 166 centimeter. यहाँ पे मैं एक क्लेम कर रही हूँ कि जो एवरेज हाइट है स्टूडेंट्स की ऑफ अ कॉलेज दैट इज़ 166 सेंटीमीटर. अभी मुझे पता नहीं है दैट दिस इज़ करेक्ट और नॉट, बट व्हाट आई विल अज्यूम दैट वट एवर क्लेम आई हैव मेड दैट इज़ ट्रू. बट फिर मुझे टेस्ट क्या करना होगा कि एक्चुअली में ये सही है या फिर ये गलत है. इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, वी टेक एच नॉट. अब ये एच नॉट क्या है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ. एच नॉट यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ एवरेज हाइट. एवरेज हाइट का मतलब क्या हो गया, म्यू. मीन दिया हुआ है मुझे. म्यू कितना है मेरा 166 सेंटीमीटर. मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा जो एवरेज हाइट है दैट इज म्यू विच इज इक्वल टू 166 सेंटीमीटर. तो अभी मेरे पास दो चीज़ें पॉसिबल है. एक चीज़ क्या होगी कि जो मेरा म्यू है वो
166 सेंटीमीटर नहीं है। मैंने क्या मान लिया कि इट इज़ 166 सेंटीमीटर। अभी व्हाट विल आई टेस्ट इट फॉर that my mean is not equal to 166 centimeter. इसका मतलब I have two possibilities, which is mu is greater than 166 centimeter and mu is less than 166 centimeter. अभी मुझे ये टेस्ट कैरी आउट करने के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। उस प्रोसीजर का फर्स्ट पार्ट, दैट इज फर्स्ट स्टेप, होता है नल हाइपोथेसिस. So let's just understand that first, and then again I'll come back to this example, or I'll even give you one more example. Null hypothesis. Now null hypothesis is the hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that it is true. So this is what I was telling you. हम लोग क्या assume करके चलते हैं कि मेरा जो भी claim है that is true. अब ये अज्यूम हम कहाँ पे करेंगे? विल अज्यूम इट इन नल हाइपोथेसिस. जैसे कि मैंने वो एग्जांपल में आपको लिख के दिखाया था कि एच नॉट म्यू इक्वल टू 166 सेंटीमीटर. तो वो एक्चुअली मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस को वी डिनोटेड यूजिंग एच नॉट. There is no significant difference between the statistic and the population parameter. Now you will have a question in your mind कि statistic और population parameter होता क्या है? So let's just discuss that. Here I am having these parameters. मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया that sample is drawn from a population. तो पैरामीटर्स है मेरे स्टेटिस्टिकल कांस्टेंट्स ऑफ पॉपुलेशन. जैसे कि मीन को मैं किससे डिनोट करती हूँ ये मुझे याद रखना पड़ेगा. पैरामीटर्स बोलते हैं स्टेटिस्टिकल कांस्टेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग बोलेंगे पैरामीटर्स. अभी पैरामीटर्स मीन जैसे कि है तो मीन को वी डिनोटेड यूजिंग म्यू. फिर स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से. देन वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और वी से कोरिलेशन कोएफिशिएंट which is denoted using rho. Then population proportion which is denoted using capital P. ये खास याद रखने हैं ये सारी चीज़ें. Statistical constants of population which we call it as parameters. तो mean we denote it using mu. Then standard deviation using sigma, correlation coefficient using rho, and population proportion using capital P. वैसे ही statistics क्या है? Statistical constants for the sample drawn from the given population. मतलब पॉपुलेशन में से मैंने जो भी सैंपल लिया है उसके जो कॉन्स्टेंट्स है दैट वी कॉल इट एज स्टेटिस्टिक्स. तो मीन की अगर हम बात करें तो मीन इज डिनोटेड यूजिंग एक्स बार. देन स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग स्मॉल एस. देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग आर एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यूजिंग स्मॉल पी. यहाँ पे ये जो है दैट इज कैपिटल पी and this one is small p. So ये जो हम denote कर रहे हैं that you need to remember for this hypothesis testing to solve all the examples. Now again coming back to the definition, यहाँ पे लिखा हुआ है there is no significant difference between the statistic and the population parameter. इसका मतलब है अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं फॉर डिफरेंस ऑफ मीन तो हम लोग क्या ले लेंगे? म्यू वन इक्वल टू म्यू टू. हम लोग जब भी टेस्टिंग करते हैं तब नल हाइपोथेसिस में जो भी हम लोग लिखेंगे वो किसके रिलेटेड होगा? इट विल बी रिलेटेड टू द पॉपुलेशन पैरामीटर. तो ये यहाँ पे यू कैन सी मैंने बोला कि डिफरेंस ऑफ मीन के लिए टेस्ट कर रहे हैं. मैंने क्या लिखा? म्यू वन इक्वल टू म्यू टू. अभी म्यू मतलब मीन, पॉपुलेशन का जो मीन है दैट आई डिनोटेड यूजिंग म्यू.
तो मैंने क्या लिखा, μ1 इक्वल टू μ2। अभी मैं बोल रही हूँ कि सिंगल मीन के लिए मैं टेस्ट कर रही हूँ। अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, कुछ डिफरेंस ऑफ मीन होता है, कहीं पे डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, कहीं पे सिंगल मीन का टेस्ट होता है। तो हम लोग H0 में क्या लिखते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो भी है वो लिखेंगे। बट नल हाइपोथेसिस बोल रहा है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्टेटिस्टिक एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर। जैसे कि एफ टेस्ट हो गया, तो एफ टेस्ट में हम लोग लेते हैं σ1 स्क्वायर इक्वल टू σ2 स्क्वायर। इन शॉर्ट वी आर अज्यूमिंग इक्वालिटी, दैट इज कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये हम कहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं, H0 में। Alternative hypothesis, which is the second step in the procedure of hypothesis testing. Alternative hypothesis का मतलब होता है it is complementary to the null hypothesis. Complementary मतलब उसी एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट किया जाता है। अभी उस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं नल हाइपोथेसिस ले रही हूँ म्यू इक्वल टू 166 सेंटीमीटर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू 166 सेंटीमीटर। अभी म्यू ग्रेटर देन 166 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या तो फिर म्यू लेस देन 166 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो ये चीज़ कि म्यू ग्रेटर देन है या म्यू लेस देन है, वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, क्वेश्चन जब मैं पढ़ूंगी उसमें क्लेम क्या लिखा हुआ है उस पे से मुझे पता चलेगा। अभी इसकी बात करते हैं, म्यू नॉट इक्वल टू 166 सेंटीमीटर। जब भी मैं नॉट इक्वल टू ले रही हूँ तो इट इज टू टेल्ड टेस्ट, इट इज टू टेल्ड टेस्ट। अगर मैं लेती हूँ म्यू इज ग्रेटर देन 166, इसका मतलब हो गया it is right-tailed test, right-tailed test. And if I am taking mu is less than 166, तो वो हो जाएगा मेरा left-tailed test। अभी ये right-tailed test और left-tailed test, ये दोनों, इनको हम लोग बोलते हैं one-tailed test। Then comes our third step, which is level of significance। थर्ड स्टेप होता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब समझ लेते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विथ विच वी आर विलिंग टू टेक अ रिस्क। इसका मतलब है द चांसेस ऑफ अस बीइंग रॉन्ग, मतलब मैंने जो भी क्लेम किया है उसमें मेरे रॉन्ग होने के चांसेस कितने हैं, ये दिखाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अभी कॉन्फिडेंस लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्फिडेंस लिमिट मीन्स 1 माइनस सिग्निफिकेंस लेवल। जैसे कि सिग्निफिकेंस लेवल को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा सिग्निफिकेंस लेवल इज़ 5%, दैट इज़ 0.05, तो मेरा कॉन्फिडेंस लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 माइनस अल्फ़ा, विच इज़ 1 माइनस 0.05, और we can say 100 minus 5, which is 95% और 0.95। तो कॉन्फिडेंस लिमिट क्या इंडिकेट करती है कि मैं किसी भी क्लेम को लेके कितनी कॉन्फिडेंट हूँ। लेट्स जस्ट सी दिस नाउ हियर, दिस रीजन wherein I am confident that my claim is correct or my results are correct, and I say that I am 95% confident, that is my limit of confidence, which is we call it as confidence limit, is 95%। सो यहाँ पे ये जो रीजन है मेरा वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस रीजन। मतलब यहाँ पे मेरी जो भी वैल्यूज होगी उनको मैं क्या कर लूँगी, एक्सेप्ट कर लूँगी, दैट इज माई एक्सेप्टेंस रीजन। अपनी हियर यू कैन सी अल्फा, सो दिस इज माइनस अल्फा एंड दिस इज अल्फा। अभी ये जो रीजन है 95% के बाहर का रीजन, ये जो दिख रहा है हमको यहाँ पे भी,
वो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज नोन एज माई रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन अल्फा मतलब क्या, मैंने बोला कि हमारे एरर करने के चांसेस कितने हैं और हमारे सही होने के चांसेस कितने हैं, वो क्या दिखाएगा, कॉन्फिडेंस लिमिट। कॉन्फिडेंस लिमिट जो है, हियर आई शो इट एज एक्सेप्टेंस रीजन, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस रीजन के बाद का जितना भी रीजन होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, रिजेक्शन रीजन। अगर टू टेल्ड टेस्ट है तो मेरी फिगर ऐसे रहेगी टू टेल्ड टेस्ट की। अगर मैं बोल रही हूँ कि राइट टेल टेस्ट है, तो राइट टेल टेस्ट में ये जो पोर्शन है दैट वोंट कम, सिर्फ ये वाला पोर्शन ही रहेगा। राइट टेल टेस्ट है तो राइट टेल टेस्ट में राइट साइड पे एक्सेप्टेंस रीजन के बाद का रीजन जो हो जाएगा दैट विल बी माय रिजेक्शन रीजन। अभी वैसे ही बात करते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट की। तो लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या होगा, ये वाला रिजेक्शन रीजन नहीं आएगा। कौन सा आएगा रिजेक्शन रीजन, सिर्फ लेफ्ट साइड पे। तो पूरा हो जाएगा इस साइड का मेरा एक्सेप्टेंस रीजन, और यहाँ से इसके टूवर्ड्स लेफ्ट वाला जो भी रीजन होगा दैट विल बी माय रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन को दूसरा हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। वी ऑल्सो कॉल रिजेक्शन रीजन एज क्रिटिकल रीजन। नाउ हियर द वैल्यू दैट यू कैन सी, वो क्या कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन को रिजेक्शन रीजन से सेपरेट कर रही है। तो ये जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। The value that separates acceptance region from the rejection region is known as critical value. अब ये जो critical value है वो हर टेस्ट के लिए अलग होती है। Z टेस्ट है, T टेस्ट है, chi square टेस्ट है, F टेस्ट है, सब टेस्ट के लिए मेरी जो क्रिटिकल वैल्यू होगी दैट इज डिफरेंट। अभी वो जो क्रिटिकल वैल्यू हम कैसे लेते हैं दैट आई टेल यू व्हेन विल बी कैरिंग आउट द एग्जाम्पल्स। बट क्योंकि हम अभी टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्रिटिकल वैल्यू होती क्या है। सो आई हैव टोल्ड यू दैट क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है मेरी, द वैल्यू दैट सेपरेट्स द एक्सेप्टेंस रीजन फ्रॉम द रिजेक्शन रीजन, दैट इज नोन एज क्रिटिकल वैल्यू। और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि रिजेक्शन रीजन को हम लोग क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं। सो हियर आई हैव रिटन बोथ ऑफ द डेफिनेशंस दैट क्रिटिकल रीजन या तो रिजेक्शन रीजन जो है इज द रीजन वेयर द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जैसे कि मैंने आपको सिखाया एक्सेप्टेंस रीजन वाला था जहाँ पे 95% फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस लिमिट है मेरी, तो उसको क्या कर रही हूँ मैं, एक्सेप्ट कर रही हूँ। इसका मतलब वो मेरा ऐसा रीजन है वेयर माई नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इस रीजन में नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। बट इसके बाद का जो रीजन है, इसके बाद का जो रीजन लेफ्ट साइड पे या तो राइट साइड पे बात करें, वो क्या हो जाता है, दैट इज रिजेक्टेड। तो अल्टीमेटली रिजेक्ट क्या हो रहा है, नल हाइपोथेसिस। देन क्रिटिकल वैल्यू एज आई एक्सप्लेन्ड, it is the value of the test statistic that separates the rejection region from the acceptance region. So hypothesis testing में मेरा first step होता है null hypothesis which is denoted by H0. Second step is alternative hypothesis which is denoted by H1. Then third step is level of significance denoted by alpha. Now our fourth step is test statistic. इसकी जितनी भी फॉर्मूलाज है हर टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। सो आफ्टर सेटिंग अप द नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टेस्ट स्टेटिस्टिक इज कैलकुलेटेड। द टेस्ट स्टेटिस्टिक इज अ स्टेटिस्टिक बेस्ड ऑन द अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मान लेते हैं कि हम लोग जेड टेस्ट कैरी आउट कर रहे हैं। जेड टेस्ट की जनरल फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है, बट जैसे जैसे हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो हर एक टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरी जो फॉर्मूला होगी दैट विल डिफर।
मतलब ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, इस जनरलाइज्ड फॉर्मूला के ऊपर से फॉर्मूलाज बनेंगी, बट जो भी फॉर्मूला होगी दैट विल डिफर फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट, बी इट जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, हर एक टेस्ट में फॉर्मूलाज डिफर होंगी. So this is my fourth step, which is test statistic. Now coming to our fifth step, मैंने आपको स्टेप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. फिफ्थ स्टेप इज क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू आई हैव टोल्ड यू, हर एक टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू अलग होती है. जैसे कि टी टेस्ट की बात करें तो टी टेस्ट के लिए एक टेबल आता है जिसमें से हम लोग क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं. एफ टेस्ट में भी वी हैव अ टेबल. देन काई स्क्वायर टेस्ट के लिए भी टेबल है. बट अगर मैं बात करूँ जेड टेस्ट के लिए, तो जेड टेस्ट की जो वैल्यूज़ है क्रिटिकल वैल्यू, वो आपको याद रखनी पड़ती है. तो जैसे जैसे टेस्ट आएंगे मैं आपको वो सब एक्सप्लेन करूँगी. फॉर दैट आई विल क्रिएट सेपरेट वीडियोज़ फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट. माई लास्ट स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिसीजन. डिसीजन मतलब क्या, मेरा क्लेम सही है या नहीं, that I'll come to know from the last step, which is decision. अभी decision में हम लोग करते क्या है, we compare the calculated value with the critical value. Calculated value, हमें calculated value कहाँ पे मिलेगी, फोर्थ स्टेप में, which is test statistic. टेस्ट स्टेटिस्टिक वाला जो स्टेप है वहाँ पे मुझे कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगी, मतलब फॉर्मूला यूज़ करके आई विल कैलकुलेट and that I'll get a value, तो that will be my calculated value. अगर मान लेते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू मुझे कहाँ पे मिलेगी, मेरे फिफ्थ स्टेप में. क्रिटिकल वैल्यू मुझे मिलेगी मेरे फिफ्थ स्टेप में, जो या तो किसी टेबल में से मैंने ली होगी, या तो फिर जेड टेस्ट की बात करूँ तो मुझे याद होगी, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट कौन सी वैल्यू लेनी है, वो सब हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे. तो अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, देन नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड. जो भी मेरा नल हाइपोथेसिस मैंने लिया होगा, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि नल हाइपोथेसिस मेरा है म्यू इक्वल टू 166 सेंटीमीटर. अगर टेस्ट करते करते ऐसा आ गया कि कैलकुलेटेड वैल्यू आई मेरी ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा. अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो व्हाट विल आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट माय ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो मैं क्या एक्सेप्ट कर लूँगी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूँगी. वैसे ही दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, देन व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सेप्ट माय नल हाइपोथेसिस. सो दीज आर द टू कंडीशंस दैट यू नीड टू रिमेंबर, कि अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा. अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस आई क्रिटिकल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू इज एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. दो टाइप्स की एरर्स होती है. एक एरर होगी जब मेरा नल हाइपोथेसिस सही है, स्टिल आई रिजेक्ट इट. If my null hypothesis is true but still I am rejecting it, तो ये हो जाएगी मेरी टाइप 1 एरर. टाइप 1 एरर में है, इट इज़ द एरर ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू. तो मतलब मुझे याद रखना है टाइप 1 एरर कब कही जाएगी, व्हेन माय नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट स्टिल आई रिजेक्ट इट. और सेकेंड है when my null hypothesis is false. null hypothesis गलत आया है मेरा, फिर भी I am accepting it. null hypothesis is false, still it is accepted, then it is considered as type 2 error. These are the two errors that you need to remember. So here I have discussed all of the terminologies that will be used for hypothesis testing. I have also told you what are the population parameters and
sample statistics which you need to remember. Then I have explained all the steps: what is null hypothesis, alternative hypothesis, level of significance. Then confidence limit is not our step, but still I have explained it to you as it was needed. Then the fourth step, which is test statistic. Then the fifth step, which is critical value. And the last step, which is decision. Then also I have discussed what are the errors in hypothesis testing. Thank you.